नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। हरियाणा में हारे राहुल गांधी सन्नाटे में गायब हो गए। मोदी ने महाराष्ट्र चुनाव का खेला शुरू कर दिया है भाई। पीएम मोदी के वो फैसले जो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी का कमबैक कराएंगे, आज उन फैसलों के बारे में बताऊं। मोदी तो अब वो कर रहे हैं कि कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक भी नहीं बचेगा क्या? यह सवाल क्यों उठ रहा है, इसका चैप्टर खोलूंगा। यूपी उपचुनाव में योगी अखिलेश की गजब लड़ाई, आज तो गजब बवाल मचा रहा, उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। और हरियाणा के बाद अब यूपी का दलित मोदी योगी के लिए गेम चेंजर साबित होगा क्या? सबसे पहले इसका चैप्टर होगा। फिर बात होगी रतन टाटा के बाद उनकी संपत्ति का वारिस कौन बन रहा है। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को क्यों मिली टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी, आज आपको यह भी बताऊंगा। इसके बाद पहली बार आप ऐसे रोबोट्स देखेंगे जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। ट्विटर वाले एलन मस्क ने वो रोबोट बना दिए जिन्हें देखेंगे तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। यह चैप्टर जरूर देखिएगा। इसके अलावा इजराइल हिजबुल्लाह की लड़ाई का असर कैसे भारत तक पहुंचने में लगा है, यह भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले जल्दी से दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को समर्थन करने वाली चिट्ठी सौंप दी। वहीं सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सत्ता बंटवारे के फॉर्मूले पर फारूक अब्दुल्ला से बात की है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को 2 कैबिनेट मंत्री के पद मिल सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस के पास डिप्टी सीएम का पद और 2 कैबिनेट मंत्री के पद। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे एक डॉक्टर की तबीयत बिगड़ गई। 5 दिन से अनशन पर बैठे ट्रेनी डॉक्टर अनिकेत महतो की हालत खराब होने पर उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई, लेकिन जब कोई सुधार नहीं हुआ तो उन्हें आरजी कर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। वहीं पूरे मामले पर जूनियर डॉक्टर्स ने सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की अपील की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवमी के मौके पर विधि विधान से कन्या पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित हुए कन्या पूजन कार्यक्रम में सीएम योगी ने कन्याओं के पैर धोए, चुनरी उड़ाई, आरती उतारी और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि की परंपरा निभाते हुए बटुक पूजन भी किया। दिल्ली में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। आज क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3.5 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी मेडिकल वीजा पर भारत आए हुए थे। वहीं कल भी दिल्ली पुलिस ने 2000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी थी, जबकि हफ्ते भर पहले 5000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। महाराष्ट्र के पुणे में हिट एंड रन का एक और मामला सामने आया है। तेज रफ्तार ऑडी कार ने फूड डिलीवरी बॉय को इतनी तेज टक्कर मारी कि उसकी मौत हो गई। हादसा पौष इलाके कोरेगांव में रात 1:30 बजे हुआ। हादसे के बाद कार सवार फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। हरियाणा में हारे राहुल गांधी सन्नाटे में गायब, जबकि मोदी ने महाराष्ट्र चुनाव का खेल शुरू कर दिया है। पीएम मोदी के वो फैसले जो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी का कमबैक कराएंगे। मोदी तो अब वो कर रहे हैं कि कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक भी नहीं बचेगा क्या? और यूपी उपचुनाव में योगी अखिलेश की गजब लड़ाई, आज कैसा गजब बवाल मचा, आपको यह भी दिखाऊंगा। सबसे पहले इसी का चैप्टर। देश में ऐसी राजनीति चल रही है कि जिसमें एक तरफ इंडी गठबंधन है जो चाहता है कि देश जाति की राजनीति में फंसा रहे, जिसे देखकर आदमी को लगता है कि भाई कहां ही देश जा रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो दिन रात इसी में लगे हैं कि कैसे भारत को हर रेस में आगे रखा जाए। तो लगता है कि देश कहां जा रहा है यह दिखने लगा है। कहीं भारत विकास की रेस में पीछे न रह जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया आज कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन भारत कहां जाएगा उससे पहले आप यह देखिए कि आज दुनिया कहां जाने वाली है, इसकी तस्वीर आ गई। आज रात 9:25 पर आपको वो चमत्कार जो दुनिया में होने जा रहा है या जिसकी शुरुआत हो गई है, उसका चैप्टर दिखाने वाला हूं। उसकी एक झलक भर दिखा रहा हूं। यह टेक्नोलॉजी के चमत्कार का चैप्टर है। कैसा भविष्य होगा। बॉस, ऐसे ऐसे रोबोट्स बन के आ गए हैं जो आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या करने वाले हैं। आपने रोबोट बनते देखे होंगे, लेकिन वो ट्विटर वाले भैया एलन मस्क ने ऐसे रोबोट तैयार कर दिए हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये रोबोट है। इनमें पुराने रोबोट से क्या अलग है इन नए रोबोट्स में? ये रोबोट्स की फौज कैसे दुनिया बदल देगी, आज आपको 9:25 पर पाठशाला के चैप्टर में दिखाऊंगा। मिस मत कीजिएगा। ये दुनिया कहां जा रही है उसका सबसे बड़ा चैप्टर है। लेकिन पहले भारत की बात।
पहले बात देश की राजनीति की, जो हरियाणा चुनाव के बाद से ही 360 डिग्री घूम गया है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और यूपी तक में हंगामा मचा हुआ है। हरियाणा के चुनाव के बाद राहुल गांधी सन्नाटे में चले गए हैं, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है। उधर पीएम मोदी बिना थके बिना रुके हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड की बड़ी जीत की जमीन तैयार कर रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव भी इस राजनीति में कूद गए हैं। वो यूपी उपचुनाव को लेकर अलग हंगामा मचाए हुए हैं। अखिलेश यादव को लग रहा होगा कि इस वक्त जब राहुल गांधी सन्नाटे में है तो उनके पास मौका है इंडी गठबंधन का हीरो बनने का, क्योंकि वो अभी लोकसभा चुनाव में यूपी में सीटें लेकर भी आए तो भी इकोसिस्टम ने तो राहुल गांधी को हीरो बना के रखा था। अब राहुल गांधी सन्नाटे में है तो अखिलेश यादव के पास मौका है कि वो हीरो बन सकते हैं। यानी पॉलिटिक्स में गजब की हलचल मची हुई है, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा से लेकर यूपी तक। और इसकी एक एक तस्वीर, एक एक खबर आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से हरियाणा जीतकर जबरदस्त कमबैक कराया है बीजेपी का, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि जीत की ये बात सिर्फ हरियाणा तक रुकेगी ऐसा लग नहीं रहा। आगे 1-1.5 महीने तक महाराष्ट्र और झारखंड की बड़ी लड़ाई है। इसमें झारखंड तो नरेंद्र मोदी के लिए सेट दिख रहा है, महाराष्ट्र में चैलेंज बड़ा है और यह बात नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए महाराष्ट्र के लिए एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो पूरा चुनाव वैसे ही सेट कर देंगे जैसा हरियाणा में हुआ, और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लग रही। हरियाणा में सब मानकर बैठे थे कि बीजेपी तो गई, लेकिन जमीन पर बीजेपी ने ऐसा काम किया, ऐसा चैलेंज लेकर काम किया कि हरियाणा के रिजल्ट देखकर सबके होश उड़ गए। हरियाणा जीतकर बीजेपी ने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। हालत यह है कि जो लोग लोकसभा चुनाव के बाद बहुत उछल रहे थे वो अब आपस में ही सिर के बाल नोच रहे हैं। ये लोग एक दूसरे को कोस रहे हैं, कोई हुड्डा को कह रहा है, कोई शैलजा को कह रहा है, कोई राहुल गांधी के खासम खास केसी वेणुगोपाल को कोस रहा है। यानी हरियाणा हारते ही कांग्रेस की सारी लाइन लेंथ बिगड़ गई। राहुल गांधी तो एकदम सन्नाटे में चले गए। राहुल गांधी ट्विटर पर एक ट्वीट करने के बाद इस हार पर बोलने के लिए कैमरे के सामने नहीं आ पाए, ऐसा सन्नाटे में चले गए। वहां एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकल आई हैं। लेकिन आप राजनीति का फर्क देखिए कि लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद नरेंद्र मोदी ने चुपचाप काम किया, कोई तलवारें नहीं खींची, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता था कि हिसाब बराबर करने का मौका विधानसभा चुनाव में मिलेगा, और फिर उन्होंने पूरा हिसाब बराबर कर दिया। कांग्रेस अब तक हरियाणा की हार को समझ नहीं पा रही, उनकी गाड़ी हरियाणा की हार में ही अटकी हुई है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की गाड़ी बढ़कर महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। बॉस, पूरा फोकस इस बात पर है कि हरियाणा जैसी जीत महाराष्ट्र और झारखंड में कैसी दिलाई जाए। इसलिए आप देखिए कि हरियाणा जीतने के 24 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी और महाराष्ट्र सरकार ने बैक टू बैक ताबड़तोड़ फैसले और बयानों से महाराष्ट्र चुनाव का रुख पलटना शुरू कर दिया है। हरियाणा में हार के 24 घंटे तो राहुल गांधी सामने ही नहीं आए थे। दूसरी तरफ हरियाणा में जीत के 24 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नेताओं का टारगेट सेट कर दिया। 24 घंटे में उन्हें हरियाणा से बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए बूस्ट किया गया है। हरियाणा चुनाव की तरह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की जाति की राजनीति को काटने के लिए पीएम मोदी ने हिंदुत्व का कार्ड चला है। बुधवार को ही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट होकर महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात दे दी। यानी पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में विकास, हिंदुत्व दोनों का एजेंडा एक साथ सेट कर दिया। और ऐसा नहीं कि पीएम मोदी हरियाणा के भरोसे बैठे थे, वो पहले से ही महाराष्ट्र में पार्टी को जीत दिलाने में जुटे हुए हैं। पिछले 4 महीने में पीएम मोदी 4 बार महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी चुनावी तैयारियों का जायजा लेने और सीट शेयरिंग को फाइनल करने के लिए कई बार महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं। अब चूंकि ये खबरें बीजेपी सोशल मीडिया में फैलाती नहीं, न्यूज में ज्यादा आती नहीं, तो आपको पता नहीं चलता। जैसे हरियाणा के लोगों को पता ही नहीं चला कि संघ कैसे जमीन पर हजारों मीटिंग्स कर रहा था, कैसे बीजेपी की टीम जमीन पर काम कर रही थी। वैसे ही महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, चूंकि पाठशाला आप देख रहे तो आपको पता चल रहा, नहीं तो बाकी कहीं चर्चा ही नहीं है। फिर रिजल्ट आएगा तो लोग कहेंगे ईवीएम हैक हो गया। वैसे राहुल गांधी भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी महाराष्ट्र में दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीति को सुलगाते, उससे पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया। महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों को साधा जा रहा है। सबसे ज्यादा नजर ओबीसी वोट बैंक पर है, जिसके लिए पिछले 2 दिन में 2 बड़े फैसले हुए। पहला बड़ा फैसला यह कि महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए नॉन क्रीमी लेयर की इनकम लिमिट 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की सिफारिश सेंटर से कर दी है कि सर जरा इसको बढ़ा के 8 से 15 कर दीजिए। दूसरी बड़ी बात यह कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने महाराष्ट्र में 7 जातियों और 12 उपजातियों को ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में शामिल करने की भी सिफारिश कर दी।
अब इससे होगा यह कि इन जातियों को भी केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण मिल पाएगा, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। जिन 7 जातियों और 12 उपजातियों को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, उन जातियों का महाराष्ट्र की 24 से 30 विधानसभा सीटों पर बड़ा प्रभाव है और बताया जा रहा है कि इन जातियों के करीब 10 लाख वोटर्स हैं। ऐसे ही छोटे छोटे फैसलों ने नरेंद्र मोदी को हरियाणा की बड़ी जीत दिलाई थी। अगर आपको इन फैसलों का असर समझना है तो आप हरियाणा का उदाहरण ले सकते हैं कि हरियाणा में भी बीजेपी ने ठीक यही किया था। अगर आप महीने भर का 2-3 महीने का हरियाणा का हिसाब उठा के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ईवीएम हैक नहीं हो रहा था, वोटर का मन हैक हो रहा था। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी ऐसे ही फैसले किए थे। वहां भी ओबीसी में शामिल क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए सालाना इनकम लिमिट को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने की घोषणा की गई थी। इसका असर भी हरियाणा चुनाव में दिखा। बीजेपी को हरियाणा चुनाव में 62% यादव वोट मिले, जबकि कांग्रेस को मात्र 25%। इसी तरह गुर्जर वोट को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस में काफी कम अंतर रहा। कांग्रेस को 44% वोट मिले और बीजेपी को 37%। मतलब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद गुर्जर वोट निकल गया बीजेपी के हाथ से, ऐसा नहीं हुआ। अन्य ओबीसी को देखें तो आपको दोनों पार्टी में बड़ा गैप दिखेगा। बीजेपी को 47% बाकी ओबीसी समुदाय का वोट मिला और कांग्रेस को 32%, यानी गैप 15% का है। ऐसे ही छोटे छोटे फैसलों से हरियाणा में बीजेपी ने ओबीसी वोट को अपने पक्ष में किया और अब यही कहानी महाराष्ट्र में दोहराने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों वो राज्य हैं जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था। हरियाणा में बीजेपी की सीटें 10 से घटकर 5 रह गई। महाराष्ट्र में बीजेपी सिर्फ 23 से घटकर मात्र 9 सीट पर आ गई थी और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के ओबीसी वोट पहले से कम हुए थे और इंडी गठबंधन में शिफ्ट हुए थे। अगर आप महाराष्ट्र में ओबीसी वोट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में यह बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। महाराष्ट्र, और अगर आप यहां ओबीसी वोट देखेंगे तो वो करीब 52% है बॉस, 52%। तो ओबीसी वोट बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है और 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी का वोट इंडी गठबंधन को कितना गया था? अगर आप देखेंगे इंडी के पास ओबीसी का वोट कितना गया था? 39%। जबकि बीजेपी गठबंधन को आप देखेंगे, बीजेपी प्लस को, उनको गया था 50%, अन्य के खाते में 11%। बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि ओबीसी वोटों का एक बड़ा हिस्सा जो इंडी गठबंधन को चला गया था, ये वाला, इसको तोड़ा जाए और वो बीजेपी के पास आए। बीजेपी गठबंधन ने महाराष्ट्र में ओबीसी से जुड़े फैसले लेकर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। दरअसल महाराष्ट्र में एनडीए सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन की आग झेल रही है। मराठा आरक्षण की मांग करने वाले आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे बार बार अनशन करके सरकार की टेंशन बढ़ाते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से बीजेपी को महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था। महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे पर फंसी हुई और इंडी गठबंधन इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में भुनाने में जुटा है। इसलिए मराठा आरक्षण के आंदोलन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ओबीसी वोटों को लामबंद कर रही है। ओबीसी वोट बैंक के अलावा बीजेपी ने महाराष्ट्र में दलित वोटों को साधने के लिए भी बड़े फैसले लिए। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य अनुसूचित आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश पर मुहर लगा दी है। यह अध्यादेश अगले सत्र में पेश होगा और इस फैसले के तहत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए 27 पद स्वीकृत किए गए। आदिवासी वोटों को साधने के लिए शबरी आदिवासी वित्त निगम का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किया गया है। इस तरह के फैसलों का बड़ा असर चुनाव में हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में दलित आबादी करीब 10.5% है। दलित और ओबीसी वोटों के साथ साथ महाराष्ट्र में एनडीए सरकार की नजर मुस्लिम वोटों पर भी है। मुसलमान भले वोट ना करें नरेंद्र मोदी बीजेपी को, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी का हिसाब बड़ा क्लियर रहता है। जो नहीं भी दे रहा उसको भी प्रयास करो, जो दे रहा वो तो देगा ही। तो उन्हें साधने के लिए भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए। पहला फैसला तो यह है कि राज्य में मदरसों के पढ़ाने वाले टीचर्स की सैलरी को डबल से ज्यादा बढ़ा दिया गया और प्राइमरी टीचर्स की सैलरी 6,000 से सीधे 16,000 कर दी गई है। बीएड बीएससी डिग्री वाले टीचर्स की सैलरी 8,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दी गई है। दूसरा फैसला यह लिया गया कि मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की वर्किंग कैपिटल को 700 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए कर दिया गया।
अब कई लोग यह समझ नहीं पा रहे कि एक तरफ राज्य में बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पर चल रही है, दूसरी तरफ मदरसों के टीचर की सैलरी को डबल से ज्यादा करने के फैसले ले रही है। इसके पीछे की राजनीति को समझने की जरूरत है। दरअसल लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने मुस्लिम, दलित और आदिवासी वोटर्स के समर्थन से राज्य की 48 में से 31 सीटें जीत ली। बीजेपी यह दावा भी कर रही है कि 14 सीटों पर मुसलमानों ने एकजुट होकर एकमुश्त इंडी गठबंधन को वोट दिया, इसलिए बीजेपी हार गई। इस तरह के फैसलों से महाराष्ट्र में एनडीए सरकार इंडी गठबंधन के मुस्लिम दलित वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में करीब 12% मुस्लिम आबादी है। मुंबई में मुसलमानों की आबादी 22% है। अब हिंदू और मुस्लिम वोटों को साधने के लिए महाराष्ट्र में एनडीए सरकार ने 2 मोर्चे खोल दिए। एक तरफ बीजेपी हिंदू एकता की बात कर रही है, मुखर होकर हिंदू वोटर से एकजुट करने रहने की अपील कर रही है, विपक्ष की जाति की पॉलिटिक्स की काट निकाल रही है। दूसरी तरफ अजीत पवार है, जिनके कोर वोट बैंक में मुस्लिम भी है। वो विधानसभा चुनाव में 10% मुसलमानों को टिकट देने का ऐलान कर चुके हैं। यानी रणनीति यही है कि एक तरफ बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट कर रही है, दूसरी तरफ गठबंधन के साथ ही अजीत पवार मुस्लिम वोटों को जुटाएंगे या कम से कम मुस्लिम वोट में कुछ सेंध लगाएंगे, जिससे इंडिया अलायंस को फायदा ना हो। यानी पूरा हिसाब महाराष्ट्र को लेकर सेट है, वहां जबरदस्त काम चल रहा है। और यहां तो राहुल गांधी सन्नाटे में। महाराष्ट्र में बीजेपी के विकास के नाम पर भी वोट मांग रही है। राज्य में लगातार बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं। जैसे आज ही नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली ट्रायल फ्लाइट की लैंडिंग कराई गई। एयरपोर्ट पर एयरबस C295 विमान को सफलतापूर्वक लैंड कराया गया। इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान C295 लैंड हुआ। अगले साल मार्च तक नवी मुंबई का एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। अभी सारी चीजों का ट्रायल चल रहा है। इस मौके पर राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार सब मौजूद थे। सीएम शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार जो वादा करती है उसे पूरा करती है। इस एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया था। सुनिए महाराष्ट्र के सीएम को एक बार। कि हम लोग जो जबान देते हैं उसको पूरा करते हैं। चुनावी जो है बिफोर टाइम ये प्रकल्प हो रहा है, ये हो जाएगा। मार्च से पहले रेगुलर और कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएगी। ये 9 करोड़ लोगों को सालाना यातायात करेगा। हरियाणा का रिजल्ट रिपीट होगा। हरियाणा में जलेबी बांट रहे थे, लड्डू फूट रहे थे, ढोल पीट रहे थे। हरियाणा की जनता ने उनका ढोल भी फोड़ दिया और पीट भी दिया। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार एयरपोर्ट की टेस्टिंग के लिए प्लेन लैंड करवा रही है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के बाद जो इंडी गठबंधन हवा में उड़ रहा था, वो हरियाणा में हार के बाद जमीन पर उनका प्लेन क्रैश हो गया। हरियाणा में कांग्रेस की हार से महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र चुनाव अब इंडी गठबंधन के लिए ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। इसलिए अब इस तरह के हथकंडे अपना रही है कि महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर खटपट। अजीत पवार नाराज हैं। कल अजीत पवार कैबिनेट की मीटिंग के बीच में चले गए थे, तो इंडी गठबंधन की तरफ से उनकी नाराजगी का पूरा माहौल बनाया गया। आज खबर आ गई कि अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो और माहौल बन गया। लेकिन उससे पहले ही अजीत पवार ने साफ कर दिया कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। अजीत पवार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मशहूर अभिनेता सयाजी राव शिंदे को पार्टी ज्वाइन करा। हरियाणा इलेक्शन की गर्मा गर्मी अभी खत्म नहीं हुई कि महाराष्ट्र झारखंड के आने वाले चुनाव ने नेताओं के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन महाराष्ट्र झारखंड के साथ साथ एक अहम चुनाव यूपी का बाई इलेक्शन भी है, उपचुनाव, जहां पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की सीधी फाइट है। लोकसभा के बाद उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले। सीएम योगी आदित्यनाथ 10 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि उपचुनाव में बीजेपी को फिर से झटका दिया जाए। इन सब के बीच आज लखनऊ में दिन भर बड़ा हंगामा मचा रहा है। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है, जेपी की। इसी मुद्दे पर अखिलेश और बीजेपी में ठन गई। जयप्रकाश नारायण समाजवाद के नायक हैं और राम मनोहर लोहिया की तरह ही समाजवाद के बड़े प्रतीक हैं। अखिलेश यादव का जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था। अखिलेश जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में जाकर माला चढ़ाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव को रोक दिया गया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी भड़क गई। और आज दिन भर इसी मुद्दे पर लखनऊ में भयंकर हंगामा मचा रहा। आप तस्वीरें देखिए वहां किस तरह से माहौल था। एक बार फुल फ्रेम दिखाइए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव की उतनी चर्चा नहीं हो रही।
हर तरफ हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी। खुद समाजवादी पार्टी ने दोनों ही राज्यों में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, एक सीट भी नहीं जीत पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव को मौका मिल गया और अखिलेश ने जयप्रकाश नारायण के नाम पर जमकर राजनीति की। और इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने कल रात ही कर दी थी, जब अखिलेश यादव जयप्रकाश इंटरनेशनल सेंटर पहुंच गए थे। अखिलेश की प्लानिंग थी कि वो आज JPNIC जाकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर फूल और माला अर्पित करेंगे। अखिलेश यादव ने कल रात से ही माहौल बनाना शुरू किया, वरना कोई वजह नहीं थी कि वो आधी रात JPNIC जाते। अखिलेश JPNIC पहुंचे तो उसे टीन शेड से कवर किया जा चुका था। वहां पर पेंटर भी था जो टीन शेड पर निर्माणाधीन लिख रहा था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टीन शेड पर ही समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लिख दिए। अखिलेश यादव ने रात में ही आरोप लगा दिया कि सरकार JP का सम्मान करने से रोक रही है। क्या सरकार इस सेंटर को बेचना चाहती है? सुनिए एक बार अखिलेश यादव को। टी शर्ट आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के हंगामे की और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इतना बड़ा प्रदर्शन किया क्यों। समाजवादी पार्टी पिछले काफी समय से बैकफुट पर है। अखिलेश के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगे। अयोध्या में सपा नेता मोहित खान पर रेप का आरोप लगा। अयोध्या सांसद के बेटे पर किडनैपिंग का आरोप लगा। SP नेताओं का फेक करेंसी गैंग से कनेक्शन निकलने की बातें होने लगी। SP नेताओं पर गुंडई और दबंगई के आरोप लगे। यानी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव चौतरफा घिरते दिखते हैं। योगी सरकार भी समाजवादी नेताओं पर एक्शन ले रही है। बीजेपी पब्लिक में यह मैसेज दे रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता इसी तरह से गुंडई करते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की जयंती के रूप में मौका मिला। अखिलेश ने आधी रात से ही JP के सहारे अपनी पार्टी की छवि को साफ करने की कोशिश शुरू की। जयप्रकाश नारायण की जयंती से अच्छा मौका अखिलेश को मिल भी नहीं सकता था। यूपी में उपचुनाव भी होने वाले हैं और जनता में पॉजिटिव मैसेज देना था, पार्टी की इमेज ठीक करनी थी, और इस काम में अखिलेश की मदद लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कर। अखिलेश को JPNIC जाने से रोककर अखिलेश को जयप्रकाश नारायण सेंटर जाने से रोकने के लिए भयंकर इंतजाम था। JPNIC के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अखिलेश के घर के बाहर भी तगड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई। पुलिस का इतना डिप्लॉयमेंट किया गया जैसे पता नहीं क्या ही होने वाला है। अखिलेश यादव के घर के बाहर और जयप्रकाश सेंटर के पास दिन में क्या माहौल था, आप रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि यूपी में क्या बवाल की पॉलिटिक्स चल रही है। पुलिस ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। देखिए ये आवास के बाहर की तस्वीर, बैरिकेड अभी कर दिया है। हालांकि एक रास्ता छोड़ा गया है वाहनों की आवाजाही के लिए, लेकिन उससे भी बंद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी जो रोड है उसे ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। जो RAF के लोग हैं उनको भी बुलाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स की सहायता ली गई है। जयप्रकाश नारायण की मूर्ति लगी है JPNIC में, यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर। और अखिलेश यादव हर साल की तरह इस बार भी यहां पहुंचकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन JPNIC जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस का पहरा है। हर रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है। देखिए ये जो LDA में तैनात सुरक्षा गार्ड हैं, इनको भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। ताज होटल के बगल से जो रास्ता जाता है उस पर पुलिस की बैरिकेडिंग है। अंबेडकर पार्क के बगल से जो रास्ता जा रहा है, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, वहां पर भी बैरिकेडिंग है। मनोज पांडे चौराहे से अगर आप आएंगे, वहां बैरिकेड कर रखा है। तो हर रास्ते पर पुलिस का पहरा है। अब ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA ने अखिलेश को जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर नहीं जाने का जो उनका आग्रह था वो नहीं माना। LDA का कहना है कि JPNIC अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेतरतीब फैला हुआ है। बारिश की वजह से वहां पर कई तरह के कीड़े होने की संभावना है। सपा चीफ अखिलेश यादव को Z+ सिक्योरिटी मिली है, इसलिए उनकी सुरक्षा को देखते हुए इस सेंटर पर जाकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करना उचित नहीं।
एलडीए ने गजब का लॉजिक दिया है। अखिलेश यादव यहां वहां जाते हैं तो अपनी सुरक्षा के साथ जाते, कीड़ों से क्या खतरा हो जाता बॉस। अखिलेश माल्यार्पण कर लेते तो ये सारा हंगामा ही नहीं होता, लेकिन बिना मुद्दे के मुद्दा बना दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बाद भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए निकले। पुलिस बैरिकेडिंग की वजह से अखिलेश के घर के बाहर भयंकर भीड़ जमा हो गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे। जयप्रकाश नारायण की तस्वीरें लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। कुछ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जेपी की फोटो के साथ खुद को जंजीर से बांध लिया। यह दिखाने की कोशिश की गई कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भी कैद कर लिया गया है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन पुलिस भीड़ को आगे नहीं जाने दे रही थी। यानी जितनी खबर अखिलेश यादव उस मूर्ति पर माला पहना देते तो नहीं बनती, उससे ज्यादा खबर एलडीए ने इस कार्यक्रम को रोक के बनवा दी। उससे ज्यादा विजुअल वायरल हो गए। ये क्या ही चल रहा है। अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण सेंटर जाने के लिए अड़े हुए थे। पुलिस प्रशासन मनाने की कोशिश करता रहा। आखिर में अखिलेश के घर के बाहर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा लाई गई। यह अपनी तरह का पहला मामला होगा जब किसी महापुरुष की प्रतिमा को इस तरह से गाड़ी में रखकर माल्यार्पण के लिए पहुंचाया गया। जेपी की प्रतिमा को अखिलेश के सरकारी आवास के बाहर पहुंचाया गया। इसी प्रतिमा पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया। जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाने के बाद अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि पुलिस कब तक जेपी एनआईसी के बाहर रहेगी, जब पुलिस हट जाएगी तो जयप्रकाश की जयंती वहीं पर मनाएंगे। सुनिए अखिलेश यादव को। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है। ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोक सकते थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इस तरह से हंगामा हुआ है। पिछले साल भी अखिलेश को जेपी एनआईसी जाने से रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब अखिलेश यादव एनआईसी की बाउंड्री को कूदकर अंदर चले गए। जयप्रकाश नारायण और लोहिया को सारे समाजवादी मानते हैं और नीतीश कुमार भी इनमें से एक हैं। इसलिए अखिलेश ने इसी बीच नीतीश कुमार को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार में भी नीतीश कुमार जैसे कई समाजवादी नेता हैं जो जेपी आंदोलन से निकले हैं। जेपी के अपमान पर नीतीश को केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव। बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर। जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले भयंकर हलचल हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के लिए जबरदस्त एक्टिव हैं। एक एक सीट पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो अपनी पार्टी की इमेज सुधारने में लगे हैं। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जो हंगामा हुआ उससे अखिलेश यादव को लाइमलाइट भी मिला। उधर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी एक्टिव दिख रही हैं। उपचुनाव के लिए मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया। बीएसपी पिछले कई साल से सत्ता से बाहर है और पार्टी का वोट बैंक भी छिटक रहा है। इसी को देखते हुए मायावती ने बड़ा फैसला लिया। मायावती ने कहा कि यूपी समेत दूसरे राज्यों के चुनाव में बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन गठबंधन पार्टी का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता, जिससे उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते। हरियाणा चुनाव के परिणाम और उससे पहले पंजाब चुनाव के अनुभव कड़वे रहे। इस वजह से अब आगे गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया गया है। बीजेपी, एनडीए, कांग्रेस, इंडिया अलायंस सबसे दूरी बनाकर रखने का फैसला जारी रहेगा। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर जो उपचुनाव है उससे पहले मायावती ने गठबंधन न करने का फैसला कर लिया। मायावती ने यह फैसला क्यों किया, इसे भी समझिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मायावती ने आईएनएलडी के साथ गठबंधन किया था। आईएनएलडी और मायावती को उम्मीद थी कि गठबंधन में को दलितों का एकमुश्त वोट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 50% जाटव वोट कांग्रेस को मिल गया, 35% जाटव वोट बीजेपी को मिला। बीएसपी और आईएनएलडी को सिर्फ 6% जाटव वोट मिला, जबकि जाटव वोट बीएसपी का कोर वोट बैंक माना जाता है।
इसी तरह अन्य दलित वोटर्स ने भी मायावती का साथ नहीं दिया। कांग्रेस को 33% अन्य दलितों के वोट मिले, बीजेपी को 45% अन्य दलितों के वोट मिले और बीएसपी और एनएलडी को मात्र 10%। इसी वजह से बीएसपी को हरियाणा चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी। एक भी सीट बीएसपी नहीं जीत पाई और बीएसपी को मात्र 1.82% वोट मिले। मायावती अगर हरियाणा में वोट नहीं मिलने के लिए गठबंधन को दोष दे रही तो उन्हें यूपी का हाल देखना चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में बीएसपी की बड़ी बुरी हालत हुई, वो भी तब जब बीएसपी का किसी के साथ गठबंधन नहीं था। लोकसभा चुनाव में यूपी का 44% जाटव वोट बीएसपी को मिला, जबकि इंडी गठबंधन को 25% और बीजेपी को 24%। जबकि यूपी का जाटव पारंपरिक वोट बीएसपी को एक तरफा जाता था, तो मतलब 44% देख के आपको बड़ा नंबर लग रहा होगा, लेकिन वो 44% भी बीएसपी के लिए कम है क्योंकि वो एक तरफा बीएसपी को जाता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हुआ कि जाटव वोट भी मायावती के हाथ से निकल गया। इसी तरह से 56% अन्य दलित वोट इंडी गठबंधन को मिला, बीजेपी को 29% और बीएसपी को 15% अन्य दलितों का वोट मिला। यही कारण था कि लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर मायावती को 9.39% ही वोट मिल पाए और एक भी सीट उनको नहीं मिली। बीएसपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। यानी कुल मिलाकर अगर बीएसपी की अभी की हालत देखी जाए तो उसे समझ नहीं आ रहा कि गठबंधन से उसे फायदा है या अकेले लड़ने से फायदा हो रहा है। यह मायावती की पुरानी आदत रही है कि वो इसी तरह से बहाने बनाती हैं। गठबंधन के बाद वोट ना मिले तो गठबंधन पार्टी पर सारा दोष मढ़ देती है। लेकिन अच्छी बात है कि नेताओं को यह समझ में आ रहा है कि दलितों का, पिछड़ों का वोट उन्हें विरासत में नहीं मिल सकता, काम करेंगे तभी मिलेगा। लेकिन विरासत की बात हो रही है तो बात रतन टाटा की विरासत की। रतन टाटा के बाद उनकी संपत्ति का वारिस कौन? रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को क्यों मिली टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी? अब इसका चैप्टर। रतन टाटा के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि इतने बड़े टाटा ग्रुप को कौन संभालेगा, क्योंकि रतन टाटा पिछले 3-4 दशक से टाटा ग्रुप की कमान संभाले हुए थे। टाटा ग्रुप में किसी के लिए भी रतन टाटा की जगह लेना आसान नहीं। रतन टाटा ने खुद के रहते हुए अपना कोई उत्तराधिकारी भी घोषित नहीं किया था। ऐसे में बड़ा सस्पेंस था कि टाटा ग्रुप की कमान संभालेगा कौन। यह सस्पेंस आज खत्म हो गया, क्योंकि रतन टाटा की अंतिम विदाई के साथ साथ टाटा ग्रुप के नए वारिस का नाम भी आज तय हो गया। टाटा ग्रुप में कोई बड़ा फैसला टाटा ट्रस्ट लेता है, जो पूरे टाटा ग्रुप को कंट्रोल करता है। टाटा ट्रस्ट की आज मुंबई में एक मीटिंग हुई और इसमें रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन चुन लिया गया। दरअसल नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट में सबसे अहम सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट का भी चेयरमैन बनाया गया। इससे पहले नोएल टाटा इन दोनों ट्रस्ट में बतौर ट्रस्टी शामिल थे। नोएल टाटा सर रतन टाटा ट्रस्ट के छठे, जबकि सर दोराबजी ट्रस्ट के 11वें चेयरमैन बने। नोएल टाटा पिछले कुछ सालों से टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं। टाटा ग्रुप से उनका नाता करीब 4 दशक पुराना है। नोएल टाटा टाटा ग्रुप की कंपनियों ट्रेंट, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी। इसके अलावा वो टाटा स्टील और टाइटन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले साल 2012 में नोएल टाटा को टाटा सन्स के चेयरमैन के लिए भी चुना गया, लेकिन बाद में यह पद साइरस मिस्त्री को दे दिया गया, जिसके बाद नोएल टाटा और रतन टाटा के रिश्तों में खटास आने की बात भी कही गई। हालांकि पिछले कुछ समय से उनके बीच सुलह हो चुकी थी और कल रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा भी उनकी अंतिम विदाई में पूरे समय मौजूद रहे। नोएल टाटा ने कहा कि वो रतन टाटा के दिखाए रास्ते पर ही चलेंगे और टाटा ग्रुप पहले की ही तरह जरूरतमंदों की मदद और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहेगा। नोएल टाटा की टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने में अहम भूमिका भी रही। इसके लिए आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट का चेयरमैन बनने से पहले नोएल टाटा ने साल 2010 से 2021 के बीच टाटा इंटरनेशनल की जिम्मेदारी संभाली। इन 10 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 4,204 करोड़ से बढ़कर 25,227 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। साल 2014 से नोएल टाटा ट्रेंट के चेयरमैन बने। उनकी अगुवाई में ट्रेंट के शेयर्स में 6,000% से ज्यादा का उछाल आ चुका है। 6,000%। ट्रेंट कंपनी का साल 1998 में सिर्फ एक रिटेल स्टोर होता था। आज पूरे भारत में ट्रेंट के 700 से ज्यादा स्टोर्स हो चुके हैं और आज नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन चुने जाने के बाद ट्रेंट के शेयर में 3% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया। इस वक्त टाटा ग्रुप की पेरेंट कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, जो टाटा परिवार से नहीं आते।
लेकिन टाटा सन्स से भी ऊपर टाटा ग्रुप में टाटा ट्रस्ट होता है, जिसकी कमान टाटा परिवार के सदस्य ही संभालते रहे। निधन से पहले रतन टाटा ही टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे। टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की क्या अहमियत है, आपको इसे समझना चाहिए। दरअसल टाटा ट्रस्ट की टाटा सन्स में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जो करीब 66%। इसके अलावा टाटा ग्रुप में मिस्त्री परिवार की 18.4% हिस्सेदारी। टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों की टाटा सन्स में करीब 13% हिस्सेदारी, जबकि रतन टाटा, जिमी टाटा और परिवार के दूसरे लोगों की टाटा सन्स में मात्र 3% की हिस्सेदारी। टाटा ग्रुप में जो टाटा ट्रस्ट एक तरह से सर्वे सर्वा है, उसके इतिहास और काम की डिटेल भी आपको बताता हूं। टाटा ट्रस्ट का गठन साल 1891 में किया गया था। टाटा ट्रस्ट टाटा समूह के अलग अलग 14 पब्लिक ट्रस्ट का एक ग्रुप है, जिनमें 2 प्रमुख ट्रस्ट हैं, एक सर रतन टाटा ट्रस्ट और दूसरा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। इन दोनों ट्रस्ट के पास कुल मिलाकर टाटा सन्स की करीब 52% हिस्सेदारी है। यह ट्रस्ट एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, रूरल लाइवलीहुड और सैनिटेशन के अलावा आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ देश में गरीबी दूर करने जैसे दूसरे पब्लिक वेलफेयर के काम करते हैं। इस तरह के कामों के लिए ट्रस्ट के पास फंड की कमी ना हो, इसलिए इसे टाटा ग्रुप में सबसे बड़ी हिस्सेदारी दे दी गई। टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी टाटा परिवार से जुड़े सदस्य के पास ही रहती है। और टाटा परिवार के मेंबर्स की बात करें तो रतन टाटा के बाद टाटा परिवार में उनके सौतेले भाई नोएल टाटा हैं, जिनकी उम्र करीब 67 साल है। इसके अलावा रतन टाटा के सगे भाई जिमी टाटा हैं, जो 83 साल के हो चुके हैं। जिमी टाटा भी कल रतन टाटा को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। और रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन टाटा हैं, जिनकी उम्र 90 साल से ज्यादा है। सिमोन टाटा भी रतन टाटा को अंतिम विदाई देने पहुंची थी। इसके अलावा नोएल टाटा के 3 बच्चे ली टाटा, माया टाटा और नेविल टाटा है। टाटा ग्रुप में टाटा ट्रस्ट की कितनी अहमियत है और यह कितना पावरफुल है, इसके लिए आपको 2016 में टाटा ग्रुप में लिए गए एक बड़े फैसले का उदाहरण देता हूं। साल 2016 में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा थे। रतन टाटा को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से रिटायर हुए 4 साल हो चुके थे। उनके रिटायरमेंट के बाद साल 2012 में साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था, जो रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा की पत्नी के भाई थे। साइरस मिस्त्री ने ग्रुप के कर्ज को कम करने के लिए जो फैसले लिए, उससे ग्रुप के कई डायरेक्टर सहमत नहीं थे। विवाद बढ़ने पर टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया। इसके बाद कंपनी को संभालने के लिए रतन टाटा ने टाटा सन्स के अंतरिम चेयरमैन के तौर पर वापसी की और अगले 1 साल तक टाटा सन्स के अंतरिम चेयरमैन बने रहे। यह है टाटा ग्रुप में टाटा ट्रस्ट की ताकत, जिसकी जिम्मेदारी अब नोएल टाटा को सौंप दी गई। आज एक बार फिर स्वागत है। चेन्नई में बड़ा रेल हादसा हुआ है, जिसकी खबर आ रही है। खड़ी ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन टकरा गई है। मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस खड़ी ट्रेन से टकराई। हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियों में आग लगने की भी खबर आई है। हादसे के बाद राहत और बचाव काम शुरू कर दिया गया है। यह आप तस्वीरें देख रहे हैं। हादसे में कुछ लोग घायल हुए हैं, ऐसा शुरुआती तौर पर पता चल रहा है। कुछ आग लगने की भी तस्वीरें आई हैं, उसको भी आप देख रहे हैं, लेकिन राहत और बचाव का काम चल रहा है। और खबर ये आई है कि मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस जो है वो खड़ी ट्रेन से टकरा गई है, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। और यह हादसे की पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें कुछ बोगी पटरी से उतरी भी दिख रही हैं और वहां पर लोगों की भीड़ है जो मदद करने का प्रयास कर रही है। वहां पर किस तरह से यह हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और कुछ बोगीज पलटी हुई हैं और वहां पर देखिए हालात बहुत बेहतर फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। इस खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।